चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और हम आज करेंगे फिफ्थ चैप्टर जो है उसको स्नायु से हम शुरू करेंगे, स्नायु वाले पार्ट से। ठीक है। हमने अस्थि और संधि के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्नायु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। श्लोक नंबर 34, चैप्टर नंबर 5, शरीर स्थान। ठीक है। नव स्नायु शतानी। स्नायु कितने मान रखे हैं? 900। ठीक है। नव स्नायु शतानी। फिर आगे, तासाम शाखासु, शाखा में कितने हैं? षट शतानी, मतलब 600 शाखाओं में है। मतलब एक शाखा में कितने हुए? 15 जगह 60, मतलब 150। मतलब एक बाजू में या एक टांग में 150 हुए। फिर इसके बाद मध्य शरीर में कितने हैं? द्वय शते त्रिंशत, 230 है मध्य शरीर में। मतलब 600, 230, 70। 70 कहाँ पे? ऊर्ध्व चतुर्गत। ठीक है। तो स्नायु का पहले तो शाखा, मध्य शरीर और ऊर्ध्व चतुर्गत, इसका डिवीजन क्या है? 600, 230, 70। ठीक है। चाहे चारक है, चाहे सुश्रुत है, चाहे अष्टांग कृत्य, सब ने स्नायु 900 ही माने बच्चे। ठीक है। आइए जरा शाखागत स्नायु। ठीक है। 35 नंबर रेफरेंस में देखो। एक एक सामतु पाद अंगुल्याम षट षट ता त्रिंशत, कि भाई एक एक पैर की उंगली में छह छह हैं। इस तरीके से ये कितने हो गए? 30। फिर आइए, तावत एव तल कूर्च गुल्फेशु, तल कूर्च गुल्फ में भी कितने ही हैं? इतने ही 30 हैं। ठीक है। फिर आगे, तावत एव जंगायाम, जंगा में भी कितने हैं? 30 हैं। तो हमारे पास तीन जगहें आई। कौन कौन सी तीन जगहें दोस्तों? पहला नंबर, पैरों की उंगलियों में 30 है, एक उंगली में 6 हैं, 5 उंगलियों में हो गए 30, ऋतिक रोशन को छोड़ के। फिर तावत्या एव तल कूर्च और गुल्फ में कितने हैं? 30 ही हैं। फिर तल कूर्च और गुल्फ के ऊपर क्या आता है? हमारी जंगा आती है, टीबिया फिबुला वाला रीजन, जो काफ रीजन जो हमारा होता है, वहां पे भी कितने स्नायु हैं? 30 ही हैं। ठीक है। तो अब ती 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 कितने हो गए ये? 90। अब 60 हमें और देखने हैं। कौन से? 10 जानूनी, जानू में कितने हैं? 10। अब 90 और 10, 100। ठीक है। अब आइए आगे, चतवारी शद उरो, कि भाई हमारी उर्ग में कितने मान रखे हैं? 40। और फिर ऊपर बंक्षण में कितने हैं? फिर से 10। तो ये हो गए 150 पूरे के पूरे। मतलब पैरों की उंगलियों में कितने हैं? 30। ठीक है। फिर उसके बाद तल कूर्च और गुल्फ में कितने हैं? तल कूर्च और गुल्फ में फिर से 30। फिर उससे ऊपर आती है आपकी, कि भाई जंगा में कितने हैं? फिर से 30। फिर जानू में कितने हैं? 10। फिर ऊपर उसके जो आपकी उरु है, मतलब थाई रीजन है, उसमें कितने हैं? 40। और 10 कहाँ पे है? बंक्शन रीजन में। इस तरीके से हमारे 150 एक टांग में हुए, और वैसे ही दूसरी टांग में होंगे। ठीक है। फिर आइए, कोष्ठगत। कोष्ठगत कितने मान रखे थे? 230। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले षष्ठी कटयाम, कि भाई 60 कटी में है। फिर देखो आगे, पृष्ठे अशीति, और पृष्ठ में कितने हैं? अशीति मतलब 80। 80 पीठ में है। पार्श्व षष्ठी उर्सी त्रिंशत, भाई आपका पार्श्व में आपकी जो है षष्ठी 60 है, और उर में कितने हैं? 30। तो इसका सीक्वेंस क्या है? देखो, सबसे पहले कटी प्रदेश, कटी और पार्श्व में, ठीक है, दोनों में 60 60। भाई पृष्ठ में 80, 80 का एक साइड का 8 लिखते हैं, उसको एक साइड को उड़ा दो आप, तो 30 बन जाता है। तो 30 कहाँ पे है? उर में। उर में 30, या ऊ ऐसा लिखा जाता है। तो स्नायु उर में कितने हैं? 30। ठीक है। और आपके पृष्ठ में कितने हैं? 80। ठीक है। कैसे भी याद रख लो इसको। और आपका जो बच गया हमारा, जो कटी में 60 है, 60 ही आपके पार्श्व में है, और 80 है हमारे पृष्ठ में। फिर आइए, ऊर्ध्व जत्रुगत स्नायु। ऊर्ध्व जत्रुगत स्नायु कितने होते हैं? 70। ठीक है। ऊर्ध्व जत्रुगत 70 कौन से हैं? षट त्रिशत ग्रीवायाम मूर्धनि चतुर त्रिशत। ठीक है। कि भाई ग्रीवा में षट त्रिशत, मतलब 36 स्नायु मान रखे हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रीवा और मूर्धा इन दोनों में अलग अलग कितने हैं? तो ग्रीवा में 36 हैं, तो 34 कहाँ पे हुए? मूर्धा में। तो याद रखना, ग्रीवा पहले आती है, यहाँ पे 36 है, ऊपर 34 है। इस तरीके से स्नायु की संख्या हमारी डिवीजन खत्म होता है। तो हमें 150 का डिवीजन भी क्लियर हो गया। मतलब 150 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 600 ही बनता है। ठीक है। तो शाखाओं में 600 वाला डिवीजन भी क्लियर है हमें, कि भाई उंगलियों में, उंगलियों में कितनी है? भाई प्रत्येक उंगली में 60। ठीक है। फिर उसके बाद आपका
मतलब पूरे उंगलियों में, 5 उंगलियों में, प्रत्येक उंगलियों में 6 और 60 नहीं 30, मतलब एक उसमें। फिर अगला आता है आपका तल, कूर्च और गुल्फ में 30, फिर जंगा में भी 30 स्नायु, फिर उसके बाद आपके जानू में 10, फिर उरु में 40, और 10 कहाँ पे हैं? आपके बंक्षण प्रदेश में। इसी तरीके से मध्य शरीर में क्या है भाई? पार्श्व और कटी इन दोनों में 60-60 हैं, पृष्ठ में आपके 80 हैं, और भाई उर मतलब छाती, छाती प्रदेश में उरु जो है वो थाई को बोलते हैं, उर जो है वो छाती को बोलते हैं, ठीक है। उर में कितने हैं? ऊ जैसे लिखा जाता है 3 की तरह 30 है। फिर इसके बाद आता है आपका जो है ऊर्ध्व जत्रुगत, ऊर्ध्व जत्रुगत में ग्रीवा में 36, ऊपर 34, बस यहाँ ज्यादा फिर ऊपर कम हो गए, 36 34, इस तरीके से 70 हुए। अब इनका एक डिवीजन और शुरू होता है, ये तो हमारा शाखाओं वाला हो गया। इनके भेद एक और आते हैं, वो देखो। स्नायुष चतुर्विधा, बोला स्नायु 4 प्रकार के होते हैं। देखा, विद्यातास्तु सर्वानिबोध में ये बोला 4 प्रकार के स्नायु होते हैं। कौन से 4 प्रकार के होते हैं? प्रतान बत्यो, वृताश्च, पृथ्वश्च, सुशिरा। ये बोले एक होते हैं प्रतानवती, जो ऊपर को चढ़ जाते हैं, प्रतान मतलब बेलन इतना चढ़ते जाते। कुछ होते हैं वृत्त स्नायु, कुछ होते हैं पृथु चपटे, और कुछ होते हैं जिनमें छेद छेद पड़े हों, सुशिरास्ता, भाई जो खाली स्पेस जैसा बनाते हो, ठीक है। अब सुशिरास्तु स्नायु क्या होते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले आओ प्रतान बत्या, बोले प्रतान बत्या, प्रतान कहाँ पे चढ़ती हैं? पेड़ों की शाखाओं पे, याद रखना, मतलब बेलना चढ़ती है ना ऊपर नो, ठीक है। देखो, प्रतानवत्या शाखासु सर्वसंधिषु च अपि अथ, कि प्रतानवती क्या है? शाखासु सर्वसंधिषु च अपि अथ। तो आपको याद रखने की जरूरत तो नहीं है इसको, कि प्रतानवती कहाँ पे है बेटा? सारी आपकी जितनी भी शाखाएं और सारी संधियां हैं वहां पे कौन सी रहती है? प्रतानवती। दूसरा नंबर पे आती है वृत्त। क्वेश्चन में पूछा गया है वृत्त स्नायु को और क्या बोलते हैं? कंडरा। ये लिखा आगे, वृत्तास्तु कंडरा सर्वा विज्ञा कुशले रिह, कि जो भाई हमारी वृत्त हैं, इन स्नायुओं को कंडरा बोलते हैं, ऐसे जो कुशल बंदे हैं ये मानते हैं, ठीक है। तो कुशल बंदे वृत्त स्नायु को ही क्या बोलते हैं? कंडरा बोलते हैं। इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है वृत्त स्नायु क्या है? कंडरा। फिर आइए तीसरा, तीसरा कौन सा आपका भाई? सुशिर। सुशिर अब आता है, सुशिर मतलब खाली स्पेस, ठीक है। आमाशय पक्वाशय अंतेषु बस्तोच सुशिरा खलु, ठीक है। कि भाई आमाशय और पक्वाशय का अंत भाग और बस्ती प्रदेश, ये क्या है आपके? सुशिर। सुशिर मतलब खाली, बस्ती जो है वो आपकी जो है एक थिन जो हमारी सिरोजल लेयर है उसके साथ घिरी रहती है, ठीक है। चाहे वो आपका ऑइसोफेगस है, चाहे चाहे वो आपका स्टमक है, ठीक है। उसकी जो बाहर की लेयर है, ठीक है, उसके उसकी बात की गई है कि सिरोजल लेयर होती है बोला इसमें। और जैसे एंड पार्ट के पास आती है तो मस्कुलर लेयर कम होती जाती है, ठीक है, दोनों तरफ से। और मतलब आपको अंदर से बाहर की तरफ को, मतलब जैसे हम मुंह के अंदर हाथ डाले हैं ना, तो हम अंदर की में मिडिल साइड से बाहर की तरफ को, ल्यूमन के बाहर की निकल रहे हैं। तो आपको पता है सबसे पहले मिकोजल लेयर आती है, फिर सब मिकोजल आती है, फिर मस्कुलर लेयर आती है, फिर सब सिरोजल, फिर सिरोजल लेयर, ठीक है। तो ये सिरोजल लेयर की बात की गई, सुशिर, ठीक है। तो बोला अमाशय पकवाशय के अंत में होगी और आपके बस्ती प्रदेश में होगी। कौन सी बेटा? आपकी सुशील स्नायु। अब लास्ट में आता है आपका कौन से वाला? पृथु चपटे, है ना। चपेड़े किसको पढ़ रही हैं आजकल? हर जगह पप्पू को पढ़ रही हैं, है ना। जहां जिस इलेक्शन में जा रहा है, जिसका कैंपेन कर रहा है, उसी का बेड़ा गर्क कर दे रहा है वो। देखो पप्पू, पप्पू को चपेड़े पढ़ रही हैं, ठीक है, मतलब चपटे हैं वो, पृथुष, ठीक है। पृथु को चपटा भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, पार्श्व उर्सी तथा पृष्ठे पृथुलाश्च शिरस तथा, इसको हाईलाइट कर लेना। पप्पू के सिर पर, पप्पू का मतलब पार्श्व, पृष्ठ ऊ से उर, और सिर से सिर पर क्या पढ़ रहे हैं? पृथु चपेड़े, ठीक है। पृथु का मतलब भी चपटा होता है, ठीक है। पृथु का मतलब क्या होता है? चपटा, ठीक है। तो चपेड़े पढ़ रही हैं, बस ऐसे याद रखना। पृथु स्नायु कहाँ पे है? पप्पू के सिर पर, ठीक है। जहां से वो निकलने की कोशिश कर रहा है वहीं से उसको घुसा दे रहे हैं। तो अब आपको समझ आ गया। सबसे पहले प्रतानवती कहाँ पे है? भैया आपकी प्रतान चढ़ती है शाखाओं पे और संधियों पे, ठीक है, याद रखना। S2 पे है प्रतानवती। वृत्त स्नायु क्या बोलते हैं? कंडरा। तीसरे नंबर पे आता है आपका सुषि स्नायु कहाँ है? आमाशय पकवाशय के अंत में, ठीक है। और भाई आपका बस्ती प्रदेश में। फिर अगला आता है आपका कि भाई पप्पू के सिर पर क्या पड़ रही है? चपेड़े पड़ रही है। पृथु, पृथु का मतलब था चपटा, ठीक है, चपटा, ठीक है। आइए जरा अब आगे। नौर यथा फल का स्तीर्णा बंदनेर बहुवीर युक्ता, कि बोला
भार क्षमा भवेद अपसु नृयुक्तासु समाहिता, इस रेफरेंस को हाईलाइट कर लेना। क्वेश्चन पूछा था भार क्षमा, हम जो वेट उठा लेते हैं वो किस बेसिस पे उठाते हैं? हम स्नायु के बेसिस पे उठाते हैं, लिगामेंट्स के बेसिस पे उठाते हैं हम। ठीक है, जो भी हम वेट उठाते हैं, आप देखोगे जब जोर लगता है हमारा तो लिगामेंट का बेस होता है वो। ठीक है, तो भार क्षमा भवेद अपसु नृ युक्तासु समाहिता स्नायु के लिए बोलेगी लाइन। फिर आइए, एवं एवं शरीरे अस्मिन यावंता संध्या स्मृता स्नायु भीर बहुबीर बद्धास्तेन भार सहा नरा, कि बोला उसी तरीके से बंदा जो है भार को सहन करने के लिए होता है। ठीक है, संधियों के साथ जुड़ा हुआ जो ये स्नायु है। फिर ये रेफरेंस पूछा था अगली, ना ही अस्थिनी ना वा पेशिया ना सिरा ना च संध्या, तो वो क्या है? वो स्नायु है। ना बोला वो अस्थि है, ना वो पेशी है, ना वो सिरा है, ना संधि है। व्यापदीस तथा हन्यूर यथा स्नायु शरीरी ना। ठीक है, कि भाई अगर स्नायु की विकृति हो जाए, भाई ना अस्थि से बंदा इतना परेशान होता है विकारों से, ना पेशियों के, ना सिराओं के, ना संधियों के, जितना स्नायु के विकारों से होता है। या स्नायु प्रविजानाति बाह्य अभ्यंतर तथा सा गूढ़ शल्यम अरहर्तुम, हाईलाइट कर लेना, गूढ़ शल्यों का हरण करने के लिए सा, जिसको बोला स्नायु की जगह पता है वो गूढ़ शल्यों को बढ़िया से निकाल लेता है। सा गूढ़ शल्यम अरहर्तुम देहांच शकनोति देहिनाम, कि भाई शरीर निकालने इस, सॉरी, बैगराई से में स्थित शल्य को भी शरीर से निकालने में समर्थ हो जाता है, जिसको ये अंतःबाह्य दोनों स्नायु का पता है। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लेना। तो भाई हमने, भाई परिहर्तव्य शस्त्रेण, ये किस चीज को पढ़ा हमने कल? परिहर्तव्य शस्त्रेण, कि शस्त्र सेवनी। से इसको बच है, सेवनी। सेवनियों को। ठीक है, और स्नायु के लिए क्या बोल रखा है? कि जो इसको जानता है, सा गूढ़म शल्यम, गूढ़ शल्यों को भी पकड़ के बाहर निकाल दे, वो कौन है? आपका स्नायु। फिर आइए आगे, पेशियों का वर्णन। पेशियां देखो, जब बारी आती है पेशियों की, चरक ने बेटा 400 पेशियां मानी है, बाकी सबने 500 ही पेशियां मान रखी हैं। चाहे वो सुश्रुत है, चाहे वो भागवत है ना, उन दोनों ने भाई 500 ही मान रखी है। चाहे शारंगधर है, सबने 500 मान रखी है। ठीक है, लेकिन चरक का सॉरी सुश्रुत का सीक्वेंस क्या 500 का? शाखा मध्य शरीर और ऊर्ध्व जत्रुगत का, शाखाओं में बोलते होती हैं हमारे पास भाई 400 शाखा, 400 पेशियां। ठीक है, 66 कहाँ होती हैं? मध्य शरीर में। 34 कहाँ होती हैं? ऊर्ध्व जत्रुगत में। ठीक है, तो 466 चौथी। ठीक है, 466 34। लेकिन जब बारी आती है भागवत की, भागवत इसको 0 0 की फिगर में कर देता है, 460 40। भागवत इसको कैसे तोड़ देता है? 460 कने 40। ठीक है, हम लोग 40, 460 40। फिर आइए 46 नंबर रेफरेंस में, शाखागत पेशियां। ठीक है, अब देखो प्रत्येक शाखा में कितनी पेशियां हैं? 400। तो श्लोक नंबर 45 देखते हैं। पंच पेशी शतानी भवंती, बोला 500 पेशियां हैं। तासाम चतवारी शतानी शाखासु, शाखा में 400 हैं। फिर कोष्ठे षट षट षष्टि, मतलब 60 + 6 मतलब 66। 66 कहाँ पे है? कोष्ठ में या मध्य शरीर में। और ग्रीवा प्रति ऊर्ध्वाम, ऊर्ध्व जत्रुगत में कितनी है हमारी जो बच गई? चतुत्रिंशत, मतलब 30 + 4 34। फिर आइए आगे, शाखागत पेशियां। शाखागत पेशियां 46 नंबर रेफरेंस में क्या दे रखा है? एक एक श्याम तू पाद अंगुल्या, तीसरा तीसरता पंच दश दश प्रपदे, कि भाई एक एक उंगली में भाई हमारी 3 3 है। ठीक है, और 5 उंगलियों में कितनी हो गई? 15। तो उंगलियों में कितनी हुई है? 15। दूसरा नंबर, प्रपद में, अब ये इन्होंने इसको बड़ा, पेशियों को बहुत ज्यादा में डिवाइड कर दिया। प्रपद में भाई 10। फिर भाई जो आगे आपके थी 10 प्रपदे, पादों ऊपरी कूर्च सन्निविष्टा, मतलब पैर के ऊपर जो कूर्च से जुड़ा हुआ है, एव तावतेव, मतलब इतनी ही है, मतलब जितनी प्रपद में, प्रपद में कितनी थी? 10। 10 ही यहाँ पे है, क्यों? पैरों के ऊपर जो कूर्च से जुड़ी हुई है। फिर 10 गुल्फ तल्यो, गुल्फ के तल में कितनी है? 10 पेशियां। फिर गुल्फ जानू अंतरा 20, तो गुल्फ और जानू के बीच में, मतलब जंगा रीजन जो है, गुल्फ और जानू के बीच में कितनी है? 20 पेशियां। जानू में कितनी है? फिर से 5। फिर बिंशति रूरो, उरु में कितने हैं? फिर से 20। तो हमें ये क्लियर हो गया कि भाई सबसे पहले आता है पैरों की उंगलियों में कितनी है? 15। फिर प्रपद में 10। फिर भाई पैरों के ऊपर की तरफ कितनी है? यहाँ पे भी 10। फिर भाई गुल्फ के आधा में कितनी है? गुल्फ के तल में
भाई वो भी 10। फिर जब गुल्फ और जानू के बीच में जो जगह है उसमें कितनी, मतलब जो हमारा लेगर वाला रीजन है, ठीक है, उसमें कितनी मान रखी है इन्होंने, बोला कि भाई यहाँ पे है 20। भाई जानू में कितनी है, 5। फिर भाई उससे ऊपर उरू प्रदेश में कितनी, फिर से 20। और बंक्षण में फिर से 10। तो 10 बंक्षणे शतम एकम अस्मिन सक्तिना भवंती, इस तरीके से ये पर टांग में 100 हुई। ठीक है, 100 हो रही है भाई हमारी उंगलियों में 15, 10 हमारे प्रपद में, भाई पैर के ऊपर में कूर्च से जुड़ी हुई 10, फिर गुल्फ के तल में 10। ठीक है, तो कितने हो गई ये, 15 तती हमारे 45। ठीक है, 45। फिर गुल्फ जानू अंतर 20, तो 45 और 20 कितने हुए, 65। 5 है हमारी कहाँ पे, जानू के ऊपर, 70। 20 है हमारी उरू पे, 90। और 10 है हमारी बंश प्रदेश में, इस तरीके से 100 हो जाती है। फिर आइए आगे, ये वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। यहाँ पे इस जो पेशियों वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है वो कोष्ट से ही पूछा जाता है। ठीक है, और कोष्ट का श्लोक नंबर 47 नंबर श्लोक है, इसकी एक एक चीज को मार्क करना। ठीक है, तीसरा पायो, बोला गुदा में 3 पेशियां, वो हमें पता है। ठीक है, हमें मतलब मल को प्रवहन करने के लिए हमें हम निदान स्थान में पढ़ेंगे भी, सुश्रुत के निदान स्थान में पढ़ेंगे अर्थ चिकित्सा वाले अध्याय में। गुद की 3 बलियां होती हैं। ठीक है, तो वो हमें प्रवाहिनी, विसर्जनी और संभरणी, ठीक है, इस तरीके से ये 3 प्रकार की होती हैं। तो ये गुद द्वार में कितनी पेशियां, तीसरा पायो, पायो मतलब गुद में, गुद में कितनी है पेशियां, 3। फिर एका मेड्रे, मेड्रे में कितनी है, 1। फिर अगला आता है सेवन्या च अपरा, ठीक है, सेवनी, सेवनी में भी इतनी ही। फिर आइए आगे, मेड्र में 1, सेवनी में 1। गुदा में देखो नीचे से चल रहे हैं, गुदा में कितनी है, 3। ठीक है, फिर अगला आता है आपका मेटर में कितनी है, 1। फिर सेबनी में कितनी है, 1। फिर वृषण में कितनी है, 2 वृषण है, तो पेशियां कितनी है, 2 ही है। ठीक है भाई, डार्टोस मसल जो है हमारी। ठीक है, द्वयो वृषण्यो। फिर स्फिकोश पंच पंच, बोले एक स्फिक में 5 5, हमें पता ही है ग्लूटियस 3 प्रकार की होती है। ठीक है, सॉस जो मसल है। ठीक है, फिर आइए आगे, स्फिको पंच पंच, स्फिक में कितनी है, 5 5, एक स्फिक में 5, दूसरे में भी 5। ठीक है, फिर आइए आगे, भाई द्वय बस्ती शीर्षी, हाईलाइट कर लेना इसको। ठीक है, आप 3 गुदा की पकड़ लेंगे आराम से, मेड्र में 1 होती है, सेविनी में 1 होती है, वृषणों में 2 होती है, वृषण 2 है तो 2 ही पेशियां, याद करने की जरूरत नहीं। स्फिक में कितनी है, 5 5। फिर आइए आगे, बस्ती शिर में कितनी है दोस्तों, 2, इसको हाईलाइट कर लेना। फिर पंच उदरे, हाईलाइट कर लेना इसको भी, उदर में कितनी पेशियां मान रखी हैं सुश्रुत, 5। फिर आइए, पृष्ठ ऊर्ध्व सन्निविष्टा पंच पंच दीर्घा षट पार्श्वयो, कि भाई नाभि में तो 1 है, नाभ्याम एका, तो नाभि में इसको भी हाईलाइट कर लेना, नाभि में 1 है। ठीक है, अब पेशियां देखो, हम बिल्कुल नीचे से चल रहे हैं। सबसे पहले गुदा, गुदा में कितनी थी, 3। फिर उससे ऊपर आती है मेटर में 1, फिर उससे ऊपर आता है भाई आपका सेबनी, सेबनी में 1। फिर सेबनी मतलब पेरिनियम रीजन। ठीक है, सॉरी। ठीक है, फिर इसके बाद वृषण, विष्णु में कितने हैं, 2। ठीक है, फिर हमारा आता है स्फिक, पीछे की तरफ चला गया, स्फिक में कितनी है, 5 5। फिर इसके बाद आता है आपका स्फिक के बाद बस्ती शीर, बस्ती शीर में कितनी है, 2, इंपॉर्टेंट है। नाभि में कितनी है, 1। उर में, सॉरी, उदर में कितनी है, 5। फिर आता है पृष्ठ ऊर्ध्व सन्निविष्टा, पीठ के ऊर्ध्व भाग में कितनी है बेटा, 5 5। भाई पंच पंच दीर्घ का। फिर षट पार्श्वयो, पार्श्व में कितनी है बेटा, 6। फिर दक्ष बक्षसी, बक्ष प्रदेश में कितनी है, 10। और आगे आओ, अक्षक अंशों प्रति समन्तात, अक्षक और अंश से, अंश को चारों तरफ से घेरी हुई। ठीक है, वो कितनी है दोस्तों, समन्तात सप्त, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, चारों ओर उंडूक, पता नहीं क्या लिख दिया हुआ है, गलत है ये, उंडूक उंडूक कुछ नहीं है। अक्षक और अंश के चारों ओर कितनी है, 7। ठीक है, फिर आइए द्वय हृदय अमाशयो, हृदय और अमाशय में कितनी है, 2। और लास्ट में आता है षट यकृत प्लीहा उंडूकेशु, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाईलाइट कर लेना, यकृत प्लीहा और उंडूक में कितनी है, 6। ठीक है, अब ये सारे के सारे इसको
अलग कर लेना सारे पार्ट्स को, ठीक है। हमें जो क्लियर है, गुदा में 3 है, मेटर में 1 है, सेवनी में 1 है, भाई वृषणों में 2 है, भाई स्फिक में 5-5 है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। मतलब 10 है स्फिक में कुल, ठीक है। फिर उदर में कितनी है, 5 है, नाभि में फिर से कितनी है, 1 है। फिर आइए आगे भाई, बंदा बना लेना बस ऐसे करके, ठीक है। उसको आप खुद कर लेंगे इसको। फिर इसके बाद नाभि में 1 आ गया, उसके बाद क्या है भाई, आपके पृष्ठ से ऊपर की तरफ को जो पृष्ठ ऊर्ध्व सन्निविष्टा कितनी है आपकी, 10 है ना, 5-5। फिर भाई पार्श्व में कितनी है, 6 6, बक्ष में 10, हृदयमाशय में भाई आपकी 2, और अक्षक और अंश के चारों तरफ कितनी है, हाईलाइट कर लेना, 7, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यकृत, प्लीहा और उंडूक में कितनी है, 6 है, इसको हाईलाइट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी में गलत लिख रखा है सारा, हिंदी में मैं नहीं कराया, मैंने आपको श्लोक कराया, मार किए, ठीक है। श्लोक को याद रखा, हिंदी में उल्टा उल्टा लिखा है सारा कुछ, ठीक है, लास्ट जैसी लाइन पूरी नहीं की है। फिर आइए आगे ऊर्ध्व जत्रुगत। अब ऊर्ध्व जत्रुगत में देखो, ग्रीवायाम चतस्रा, ग्रीवा में कितनी है, 4, ठीक है। तो ग्रीवा में 4 आ गई। फिर आइए आगे, अष्टो हनवो, हनु में कितनी है, 8। फिर इंपॉर्टेंट है, एक का, एक एका काकल गत्यो, साइड में लिख लेना, काकल प्रदेश में बेटा संधियां कितनी थी, कल पढ़ा हमने, एक। एक, काकलक प्रदेश में एक संधि और एक स्नायु है, ठीक है। फिर आइए, द्वय तालुनी, तालु में कितनी है, 2। फिर एके जीवा, जीवा में कितनी है, 1। फिर आइए आगे, अस्ट्योर, ओस्टियोर द्वयो, भाई ओंठ में कितनी है, 2 पेशियां, याद करने की जरूरत नहीं। नासायाम द्वय, नासा में कितनी है, 2 पेशियां, तो मैंने आपको याद कराया था भाई, नासा में भाई हमारी क्या आती है, अस्थि, संधि और पेशी। एएसपी क्या थी हमारी, अस्थियां कितनी थी, 3, संधि कितनी थी, 1, और पेशियां कितनी है, 2, 3 1 2, ठीक है। तो आपको नासा में देगी 2। फिर आइए, द्वय नेत्रो, तो ओंठों में भी 2, नासा में भी 2, नेत्रों में भी 2। फिर गंड्योश चतस्रा, गंड प्रदेश पर 4 हैं, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। करणी और द्वय, भाई कर्ण में 2 हैं। फिर चतस्रो ललाटे, 4 ही ललाट पे हैं, गंड ललाट पे 4-4। अब देखो, कान, नाक, ओंठ, नेत्र, इन चारों जगह पे कितनी कितनी है, 2-2-2। सिंपल है हमें याद करना, ठीक है। जो इंद्रियां हैं, ठीक है, कर्ण वाली में 2, ओष्ठ में 2, नेत्र में 2, और भाई आपके नाक में 2, नासिका में 2। इसके अलावा जो आपकी गंड प्रदेश पे 4, ललाट प्रदेश पे 4। फिर आइए आगे, और एक बच गया हमारा, एका शीर्षी इति, बोले एक सिर में बची, वो इसको मिलाकर हमारी जो है ये कितनी पेशियां हो जाती हैं, 34। इस तरीके से हमारी 34 पेशियां खत्म होती हैं। तो 34 में ऊर्ध्व जत्रुगत में भाई आपका पहले ग्रीवा में कितनी है, 4, हनु में कितनी है, 8, ठीक है। ग्रीवा 4, हनु 8। अब इसके बाद अलावा काकल प्रदेश में 1, तालु में कितनी, 2, जीवा कौन सी है, जीवा कितनी, एक ही तो जीवा, एक ही मसल है, जीवा में 1। फिर 2 कानों में, 2 आंखों में, 2 नाक में, 2 ओष्ठ में, ठीक है। फिर भाई गंड में 4, ललाट में 4, सिर में कितनी है, मूर्धा में कितनी है दोस्तों, 1। इस तरीके से आपका सारा का सारा ये खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर आइए, पेशियों के दृढ़ होने में, पेशियों के दृढ़ होने के कारण, ठीक है, पेशियां दृढ़ क्यों होती हैं, सिरा स्नायु अस्थि प्रवाणी संध्याश शरीरिणाम पेशी भी संवृत्तान अन्यत्र बलवंती भवंती इति, कि सिरा स्नायु अस्थि पर और संधि पेशियों से आच्छादित है, इस कारण से वे दृढ़ होती हैं, ठीक है। अब इसको हाईलाइट कर लेना। फिर आइए भाई, स्त्रियों में पेशियां, इंपॉर्टेंट, कि भाई स्त्रियों में पेशियां कितनी अधिक होती हैं, मतलब पेशियां वैसे कितनी है, 500, लेकिन स्त्रियों में 20 अधिक होती हैं। 20 अधिक कहाँ पे होती हैं भाई, 5-5 स्तनों में, मतलब 10 ये होगी, ठीक है। और 10 आपके भाई जो अपत्य पथ है, मतलब या योनि मार्ग जो है वहां पे होती है, ठीक है। तो फीमेल में कितनी होती है एक्स्ट्रा, 20, ठीक है। आइए जरा, स्त्री नाम तो विंशति राधिका, तो अगर आपको पूछा जाएगा मेल में पेशियां कितनी है, 500, फीमेल में कितनी है, 520, मतलब 520। फिर आइए, 10 तासाम स्नायु, सॉरी स्तन्योर एके एके अस्मिन पंच पंचयति, मैंने आपको बताया ना, एक एक स्तन में 5-5 हैं, ठीक है। अगर आपको मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको स्तन पूछा जाए दैट इज ब्रेस्ट टिश्यू, अगर स्तन्य हो तो दैट इज मिल्क, ठीक है। तो 10 तासाम स्तन्योर एक एक अस्मिन पंच पंची थी, मतलब 5-5 है ये। यौवने तासाम परिवृद्धि, हाईलाइट कर लेना, ये यौवन अवस्था में जो
प्यूबर्टी आती है ऑब्वियस है, तभी ये वृद्ध होती हैं। फिर अपत्य पथ, अब देखो अपत्य पथ, चतस्रा तासाम प्रवृत्ते अभ्यंतर तो द्वय मुखाश्रिते बाह्य च वृत्ते द्वय। ठीक है, तो हमारे पास अपत्य पथ, अपत्य प कैसे लिखा जाता है, चार की तरह। अपत्य पथ में चार, प कैसे लिखा जाता है, चार की तरह। तो मतलब अपत्य पथ में चार हैं, दो बाह्य आश्रित, दो अभ्यंतर आश्रित। अपत्य पथ मतलब वेजिनल ट्रैक जो है, ठीक है, उसकी बात की गई है। तो वहां पे अपत्य पथ में बाह्य कितनी है, दो, अभ्यंतर कितनी है, दो। फिर आइए आगे भाई, तो तासाम प्रसृत्य अभ्यंतर तो द्वय मुखाश्रित बाह्य च वृत्ते द्वय। ठीक है, फिर आइए आगे, गर्भ छिद्र संश्रित, भाई गर्भ छिद्र के साथ संश्रित कहने का मतलब जो आपकी सर्विक्स है वहां पे गर्भ, भाई आपका गर्भ छिद्र, जो हमारा गर्भाशय का छिद्र जो यहाँ पे है, मतलब जो एंट्री पॉइंट है सर्विक्स ही है वो। ठीक है, वहां पे कितनी है, तीन, और तीन कहाँ पे बचेंगी, जो शुक्र आर्त प्रवेशनी हो। ठीक है, शुक्र आर्त प्रवेशनी तीसरा एव, हाईलाइट कर लेना, शुक्र आर्त प्रवेशनी तीन है। तो इस तरीके से हमारे पास कितनी हो गई भाई, ये तीन 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 इस तरीके से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास अपत्य पथ कैसा लिखा जाता है, चार की तरह। देखो स्तनों में पांच पांच है, ये हमें बिल्कुल, और यौवन में वो वृद्ध होती हैं। अपत्य पथ में अपत्य का प चार की तरह लिखा जाता है, चार होती है, दो बाह्य दो अभ्यंतर। ठीक है, फिर इसके बाद अगले आता है हमारा भाई गर्भ छिद्र पर आश्रित कितनी है, तीन। फिर भाई शुक्रार्थ प्रवेशनी कितनी, वो भी तीन। आपको याद करने की जरूरत नहीं, वो तीन तीन ही होंगी। आंसर कोई भी अपत्य लिखा होगा तो चार आंसर मारेंगे हम। ठीक है, फिर ये अब बोलते हैं कि गर्भाशय की स्थिति कहाँ पे होती है। इन्होंने लिखा है पित्त पक्वाशय और मध्य, पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य होता है आपका गर्भशैया, यत्र गर्भ तिष्ठति। बोला ये गर्भशैया या फिर गर्भाशय जिसको बोलते हैं, ये होता है जहां पे गर्भ टिकता है। अब पेशियों के स्वरूप बता रखे हैं, इसको हाईलाइट कर लेना, श्लोक नंबर 52। ठीक है, ये मार्क कर लेना, कहाँ पे गर्भाशय है, पित्त पक्वाशय मध्य। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। फिर आइए आगे, पेशियों का स्वरूप। ठीक है, तासाम बहल पेलवम स्थूल अणु पृथुवृत हरस्व दीर्घ स्थिर मृदु लक्षण कर्कश भाभा संधि अस्थि शिरा स्नायु प्रच्छाद का यथा प्रदेशम स्वभावता एवं वदंती। कि भाई बहल होती है, पेल, स्थूल अणु, पृथुवृत, ठीक है, ये सारे के सारे इसके हरस्व दीर्घ स्थिर मृदु लक्षण कर्कश भावा, ये सारे के सारे लक्षण हमें किस में मिलता है। ठीक है, ये सब पेशी के ही वो बता रखे हैं। ठीक है, फिर आइए आगे, श्लोक नंबर 53, पुंसाम पेशिया पुरुषताद्या प्रोक्ता लक्षणम। ठीक है, मुष्कजा मतलब पुरुष के लक्षण और अंड को मतलब लिंग, लक्षण का मतलब यहाँ पे मेटर को बोला गया। और भाई मुशक, मुशक मतलब आपके टेस्टिकल्स को बोला गया। रहने वाली जो पेशियां कही गई हैं वही पेशियां स्त्रियों के अंतर्गत फल डिंब को ढके रहती हैं। इसको हाईलाइट कर लेना, स्त्री नाम अभृत्य तिष्ठन्ति फलम अंतर्गतम, मतलब ओवरी को ढक के रखती हैं जो। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना, जो मेल में भाई आपका लक्षण और मुशक वाली पेशियां हैं वही स्त्री में कौन सी वाली हैं, भाई फल इसको घेर के रखती हैं। इसको हाईलाइट कर लेना। फिर आइए आगे, गर्भशैया। ठीक है, श्लोक नंबर 55, इसको हाईलाइट करना, शंख नाभि आकृति, बोले शंख नाभि की तरह आकृति होती है, इसको गोला कर लेना। योन्यास त्रयावृता, योनि में कितने आवर्त होते हैं, तीन आवर्त, 3 लेयर्स होती हैं। इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, शंख नाभि आकृति ऊपर लिख लेना, शंख आवर्त निवश्च अपि, ये गुदबलियों को बोला गया है। मतलब शंख के आवर्त के समान, जैसे वो सर्कल्स बने होते हैं ना, वैसी गुदबलियां होती हैं। ये सुश्रुत ने बताया निदान स्थान दूसरे अध्याय में, शंख आवर्त निवश्च अपि, ये गुदबलियों के लिए बोला गया। और शंख नाभ्याकृति, ये योनि के लिए बोला गया। ठीक है, शंख आवर्त निवश्च। फिर आगे आके, शंख नाभ्याकृति योन्या त्रया आवर्ता सा प्रकीर्ता, तीन आवर्त होते हैं। और इसके तीसरे आवर्त में क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई योनि के कौन से आवर्त में जो है गर्भाशय रहता है, तीसरे आवर्त में। तस्या तृतीय तु आवर्ते गर्भशय्या प्रतिष्ठिता, तीसरे आवर्त में क्या रहती है, गर्भशय्या। हाईलाइट कर लेना। फिर जो गर्भाशय मुख होता है, इसको किसके समान मुंह बताया है? बोले रोहितक, रोहू मछली के समान। यथा रोहित मत्स्य मुखम भवती रूपता, बोले जैसे रोहितक मछली का मुंह होता है वैसे ही
तत् संस्थानाम तथा रूपाम गर्भशय्याम विदुर्बुधा। ठीक है, फिर आइए आगे। भाई गर्भाशय में बच्चा कैसे बैठता है, श्लोक नंबर 57। भाई अभुग्नो अभिमुखे, ठीक है। अभुग्नो अभिमुखे शेते गर्भो गर्भाशय स्त्रिया सा योनि शीर्षाम यति याति स्वभावतम प्रसम प्रति। कि भाई अभुग्न अभिमुख होता है। ठीक है, अभुग्न अभिमुख हो, ये किसने बोला? सुश्रुत ने। चरक ने क्या बोला है? पुष। ठीक है, पुष से क्या है? पी से पृष्ठाभिमुख, यू से ऊर्ध्वशीर है ना, वो आपको पता ही है। ठीक है, और एस एच से संकुचित अंग, पुष। चरक ने क्या बोला है? पुष। ठीक है, चरक वाला ही सारा सेम, लेकिन ललाटे कृतांजलि। अगर भाई चरक वाला सेम बता रखा है, साथ में ललाटे ऐसे करके, जैसे मोमडन लोग अपने करते हैं, वो हाथों को देखते हैं। ठीक है, तो ललाटे कृतांजलि मतलब अंजलि इसको बोलते हैं, पर ललाट की तरफ अंजलि करके बैठा हुआ है। ये कौन है? ये गर्भ की स्थिति बताइए किसने? अष्टांग संग्रहकार जी ने। ललाटे कृतांजलि। ठीक है, और अभुगुण अभिमुखो किसका है? सुश्रुत महाराज जी का। ठीक है, फिर आइए आगे। श्लोक नंबर 58, शल्य ज्ञान की आवश्यकता। कि बोले जो ये जो देह का त्वक पर्यंत अंग विनिश्चय है, उसका किसी भी प्रकार शल्य ज्ञान के बिना वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको यहाँ पे अब भाई शव छेदन विधि, जिसको भाई डायसेक्शन है, उसका वर्णन यहाँ पे मिलता है। क्वेश्चन ने पूछा शव छेदन विधि का सुश्रुत ने वर्णन कहाँ किया? 5वें चैप्टर में। ठीक है, अब देखो शव छेदन की आवश्यकता। भाई इसलिए शल्य हरण करने वालों को मृत शरीर का शोधन करके अच्छे प्रकार अंगों का निश्चय करना चाहिए। तो आप बोला कि शव छेदन करना कैसे है, उसकी टेक्निक बता रखी है 61 नंबर रेफरेंस में। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखो, तस्मात समस्त गात्रम, बोला जिसके पूरे के पूरा गात्र है, बढ़िया अंग है जिसके, अविशोपहतम, जो विष से नहीं मरा। ठीक है, तीसरा, अदीर्घ व्याधि पीड़ितम, बोला जो बड़ी लंबी व्याधि से नहीं मरा। फिर तीसरा, अवर्ष शतिकम, जो 100 वर्ष से पहले मरा है, मतलब 100 वर्ष नहीं हुए जिसको जीते हुए। फिर निसृष्ट आंत्र पुरुषम, भाई जिसके भाई निसृष्ट आंत्र पुरुषम, की भाई जिसके आंत्र में से पुरुष निकाले हुआ, भाई उसके स्टूल नहीं होना चाहिए गट में, नहीं तो उसकी सड़न पैदा हो जाएगी वहां पे। गट को खाली कर दो उसकी। फिर भाई आगे क्या बता रखा है कि अब इसको क्या करना है? निसृष्ट आंत्र पुरुषम, पुरुषम अबहंतम अपागायाम निबद्धम, अबहंतम, मतलब जो बह नहीं रही नदी, कौन सी पे डालना है इसको? कौन सी नदी में डालना है ऐसे आदमी को? भाई कौन सा आदमी? जो आदमी भाई समस्त गात्र वाला है, जो विष से नहीं मरा, जिस किसी लंबी व्याधि से पीड़ित होकर नहीं मरा, जो भाई 100 वर्ष का नहीं है, और जिसके आंत्र में मल नहीं है, ऐसे बंदे को हम अबहंत, मतलब जो बह नहीं रही नदी, ठीक है, ऐसी नदी में, ठीक है, भाई निबद्धम, किसके साथ? पंजरस्थम, मतलब पिंजरे में डाल दो इसको, जो बह नहीं रही नदी, उसमें इसको पिंजरे में डाल दो आप। ठीक है, अब डाल दिया पिंजरे में। अब क्या बोलने का? मुंज बल्ली मुंज बलकल कुश क्षण आदिम अन्यतम बेशतम अंग प्रत्यंगम। कि बोला इसके सारे अंग प्रत्यंग किससे? मुंज, बोले सारी में इसमें सुखा का कुबन्नी है। ठीक है, इसको पानी में डाल दो, पिंजरे में डाल दो। पिंजरा कैसा होना चाहिए भाई? जो पानी में डूब जाए वो वाला। ठीक है, और कैसी जगह पे इसको रखना है हमें? अंधेरे वाली जगह पे। मुंज बलकल कुश क्षण आदि आदि नाम अन्यतम एन बेशिताम अंग प्रत्यंगम अप्रकाशे देशे काथेत, जहां पे अंधेरा हो, जहां प्रकाश आए ना, ऐसी जगह पे इसको पानी में डाल दो। कितने दिनों के लिए? सम्यक प्रकुथितम च उद्धृत्यम ततो देहम, बोला कि जब ये सम्यक प्रकार से भाई ये गल गया इसका, ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है भाई? इसको निकाल लेना है। फिर ततो देहम सप्त रात्राद, कितनी रात्रि में बेटा? भाई 7 रात्रि के अंदर अंदर हमने उसको देखना है। जब वो अच्छी तरीके से चमड़ी उसकी गल गई, मतलब उसको ऐसा लगे वाटर अब्सॉर्ब हो गया सारी जगह पे, अब उसको 7 दिनों के अंदर अंदर उसकी डाइसेक्शन कर लेनी है हमें। क्या करना है? किससे करनी है? सप्त रात्राद, इसको हाईलाइट करना, यूबीबी के मतलब उशीर, बाल, बेणु, बलकल, कूर्च, इनसे घर्षण करना है। ठीक है, मतलब भाई आपकी लेयरिंग अलग अलग करनी ना, हल्के हल्के हाथों से घर्षण करो। किस किस से? यूबीबी के,
बी के, मतलब ऊ से उशीर, बी से बाल, बी से बेणु, बी से बलकल, के से कूर्च। ठीक है, इन चीजों से उसकी सफाई करनी है। ठीक है, शनै शनैर अपघर्ष्यम त्वकादि नाम सर्वाणि एव बाह्यात अभ्यंतर अंग प्रत्यंगम विशेषण यथोक्ताम लक्ष्येत चक्षुषा, कि हमें बाह्य से लेकर अभ्यंतर तक सारे अंगों को आंखों से देख लेना चाहिए। तो अब शव छेदन विधि क्या समझ आई हमें? पहले तो हमें कैसा बंदा लेना है जिसकी भाई क्या क्या चीजें हो, कैसी कंडीशनें मैच कर रही हो दोस्तों, समस्त गात्र हो, पूरा ठीक अंग हो, भाई अभिशोपहत हो, लंबी व्याधि से पीड़ित ना हो, 100 वर्ष का ना हो, और जिसकी आंत्र से मल निकाला गया हो। ऐसे बंदे को हमने किसमें डालना है बेटा? बिना बहने वाली नदी। क्वेश्चन में पूछा जाएगा बहने वाली नदी में, बिना बहने वाली, अबहंतम, बिना बहने वाली नदी में डालना है। भाई किसमें डालना है उसको? भाई पिंजरे में डालना है। भाई क्या बांधना है पहले उसके सारे शरीरों के ऊपर, है ना? भाई कौन कौन सी चीजें? भाई देखो, कुश शण आदि, मुंज बलकल कुश शण। ठीक है, तो मुंज बलकल कुश शण, इन सब से उसके सारे शरीर को आप ढक दो। सुक्का घाह जड़ा होता है, जड़ा हम बंद बनाते हैं ना, पता नहीं गांव में, आप मैक्सिमम गांव में रहे होंगे, है ना, पहाड़ों में जो बंद बनाते हैं ना हम, हरी घास का जो कट्ठा जी गुत्ता गुंदे हुए, गुंद गुंद के उन्होंने, ठीक है, उन चीजों से इसको, सूखे घास है जिसको खड़ भी बोलते हैं, ठीक है, उससे बोला इसको बांध के रखो, बंदे की सारी बॉडी को बांध दिया। अब भाई उसको कैसी जगह पे डाल देना, उसको आपको अप्रकाश देशे में, अंधेरे वाली जगह में, दूसरा पॉइंट हमारा। ठीक है, तीसरा, भाई जब वो बढ़िया से आपको लग रहा है कि पानी अब्जॉर्ब हो गया, उसको निकालो। फिर भाई कितनी रात्रि में इसका पूरा का पूरा दर्शन कर लो बाह्य अभ्यंतर? 7 रात्रि में। 7 रात्रि के अंदर डाइसेक्शन हो जानी चाहिए आपकी। किससे करनी है? बी के। ठीक है, उशीर, बाल, बेणु, बलकल और के से कूर्च, इन सब से आपने भाई धीरे 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 त्वक आदि पार्ट्स को खोलते हुए, मसल्स की लेयर को हटाते हुए, आपने सारा का सारा बाह्य से लेकर अभ्यंतर अंगों तक का दर्शन कर लेना है। इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, तो अब आपको ये पॉइंट सारे के सारे क्लियर हैं। भाई कैसी नदी में, बिना बहने वाली, कैसी जगह पे, अप्रकाश जगह पे, भाई कितनी रात्रि के अंदर उसको देख लेना है, निकालने के बाद 7 डेज के अंदर देख लेना है, किन द्रव्यों से करना है, बी के। ठीक है, उशीर, बाल, वेणु, बलकल और कूर्च के साथ आपको घर्षण करना है। फिर आइए आत्मा दर्शन। बोले कि आत्मा दर्शन तो नेक डाई से हो ही नहीं सकते, ये सूक्ष्म दर्शन है। ना शक्य चक्षुषा द्रष्टुम, ठीक है, देहे सूक्ष्म तमो विभु दृश्यते, ज्ञान चक्षु भी स्तप चक्षु भी च। केवल शरीर में बहुत ही सूक्ष्म आत्मा को देख नहीं सकते, वह ज्ञान चक्षुओं से अथवा तप चक्षुओं से देखा जा सकता है। इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, शरीर अब कुछ नहीं है ये, निसंदेह ज्ञान के पश्चात चिकित्सा करें बोला है। ठीक है, कहानी एक दो चीजें लिख लेना। ठीक है, अग्र कुंचन पेशियों की संख्या, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था एक पुराने पेपरों में। ठीक है, अग्र अकुंचन पेशियों की संख्या 8 है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तानी शरीर में कहां स्थित है? लिख लेना, उत्तानी शरीर में कहां स्थित है? अग्रबाहु। ठीक है, अब आइए आगे, प्रत्येक मर्म शरीर निर्देश शरीर अध्याय। ठीक है, मर्म वाला, मर्म का सबको ज्ञान है। ठीक है, तो आइए जरा मर्म के बारे में साइड में लिख लेना। मर्मों का वर्णन अष्टांग हृदय ने शारीर स्थान चौथे अध्याय में कर रखा है। ठीक है, और अष्टांग हृदय की एक परिभाषा लिख लेना, विषमम स्पंदनम यत्र पीड़िते, विषमम स्पंदनम यत पीड़िते, यत्र पीड़िते, रुकम च मरम तत्। बोला विषम स्पंदन करने से जहां पे पीड़ा उत्पन्न हो, ठीक है, यत्र पीड़िते, रुकम च, ठीक है, जहां पे पीड़ा करने से रुजा पैदा हो, उसको मर्म कहते हैं, च मरम तत्। ठीक है,
फिर आइए श्लोक नंबर 3 में। सप्तोत्तरम मर्म शतम, बोले हमें पता ही है 107 मर्म होते हैं, सबको पता है। पहली डिवीजन, तानी मर्माणी पंचात्मकानी भवंती, बोला 5 डिवीजन एक हमें पता है। कौन से वाले 5 डिवीजन? मांस शिरास, भाई आपका मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि मर्माणी चयति, ठीक है। मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि मर्म होते हैं एक डिवीजन। ना खलु मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि व्यतिराणी तानी व्यतिरेण एकानी मर्माणी भवंती यस्मात् न उपलभ्यन्ते, कि भाई इससे बाहर हमें कोई भी मर्म दिखाई नहीं देता, ठीक है। एक डिवीजन तो ये हो गया पंच, ठीक है। एक हम उसकी मृत्यु कारक उससे डिवाइड करते हैं, एक हम उसकी शरीर में स्थिति के अकॉर्डिंग कि शाखाओं में कितने हैं, मध्य शरीर में कितने हैं और ऊर्ध्व चतुर्गति कितने हैं। अब दूसरा मर्म का विभाग श्लोक नंबर 4 में पहले वाले का देख लेते हैं। तत्र, ठीक है। अब देखो मास मर्म कितने हैं 11, सिरा मर्म कितने हैं 41, ठीक है। भाई सिंपल सा है, मास सिरा स्नायु अस्थि संधि, ठीक है। मास 11, सिरा 41, स्नायु जो है आपके 27, फिर 8 है आपके अस्थि मर्म और संधि मर्म है आपके 20, ठीक है। तो 27 8 20, समझ आ रहा है ना हमें? 27 8 20, अस्थि में 8, अस्थि मर्म 8 है और संधि मर्म 20 है, ठीक है। इस तरीके से 107 हो जाते हैं ये। फिर अगला आता है आपका भाई जो दे मतलब शरीर प्रदेश के अकॉर्डिंग, ठीक है। तेषाम एकादश एक एक अस्मिन सक्थनी भवंती, कि भाई एक एक शक्ति में कितनी है 11 होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दूसरा मर्म का विभाग शुरू होता है। एतेन इतर शक्तिनी बाहु जो व्याख्या, तो बोला इस तरीके से अलग अलग शक्तियों में होते हैं। तो ये कितने हो गए भाई, एक में 11 हुए तो चार में 44 हो गए, 44 वाला शाखाओं में आगे। फिर आगे उदर उर्सा द्वादश, भाई उदर और उर में कितने हैं 12, ठीक है। और पृष्ठ में कितने हैं भाई, चतुर्दश पृष्ठे, तो भाई ये कितने हो गए हमारे 26। भाई 26 कहाँ पे हुए, मध्य शरीर में, उर और उदर में 12 और पृष्ठ में कितने हैं 14। फिर आइए ग्रीवा प्रति ऊर्ध्वम, ग्रीवा से ऊर्ध्व कितने हैं सप्तत्रिशत, सप्तत्रिशत मतलब 37। इस तरीके से कुल मिला के ये कितने हो गए, देखो भाई 44 है प्लस इसके आपके जो है ये 26 है। 44 और 26 कितने होते हैं हमें पता ही है 70, 70 और 37 कितना होते हैं 107, ठीक है। तो अब ये इन्होंने मर्मों के नाम बता रखे हैं नेक्स्ट श्लोक में। तत्र सक्तिनी मर्म, अब आपको सारे बाजुओं के मर्म तो बताइए ना। क्षिप्र मर्म, ठीक है। तल हृदय, ठीक है। कूर्च कूर्च शिर, फिर तो यही बता रखे हैं देखो, क्षिप्र, तल हृदय, कूर्च कूर्च शिरो, फिर गुल्फ, हम गुल्फ की जगह यहाँ पे क्या लेंगे मणिबद्ध, बीच जैसे में क्या है इंद्रबस्ती, ऊपर क्या है ये कूरपर, कूरपर की अगर टांगों की जगह होगी तो क्या होगा यहाँ पे जानू, फिर उसके ऊपर 4 अंगुल ऊपर क्या होता है यहाँ पे इसको जो बाइसेप का बेस होता है, ठीक है। ये कौन सा है 4 अंगुल ऊपर आणी, ठीक है, जहां पे डोला बनता है हमारा, ठीक है। तो आणी, आणी से भाई ऊपर आपका कौन सा होगा, यही सारे बता रखे हैं देखो। देखते हैं इसको, क्षिप्र तल हृदय कूर्च कूर्चिल गुल्फ इंद्रबस्ती, इंद्रबस्ती आपको मैंने बता दिया, ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे इंद्रबस्ती है। फिर ऊपर इसके जानू है टांगों में, तो यहाँ पे कौन सा कूर्पर है। फिर देखो आणी मिल गया आपको, फिर उसके ऊपर क्या है ऊर्वी, फिर उसके ऊपर लोहिताक्ष और बिटप, ठीक है। ये होती है आपकी एक टांग में, ठीक है, लोहिताक्ष बिटप। तो इस तरीके से 11 एक टांग में हुए, तो भाई 4 में कर देंगे तो भाई कितने हो जाएंगे ये 44। फिर आता है भाई उर उदर में कितने थे बेटा 12, उर उदर में 12 है, बड़े सिंपल हैं। पहले उदर के देख लेते हैं, उदर में कौन कौन से हैं, गुद, बस्ती और नाभि, ठीक है। कौन से 3 हैं, गुद, बस्ती और नाभि, ठीक है। ये तो है आपके कहाँ पे जो है उदर में। अब उर में बच गए वो कितने हैं 9, 9 कौन से बच गए हैं, 2 स्तन मूल, 2 स्तन रोहित, 2 अपलाप, 2 अपस्तंभ, ठीक है। कितने हो गए ये भाई, स्तन मूल, स्तन रोहित, अपलाप, अपस्तंभ, ये 8 हो गए, दो तो दो तो होते ना, 4 दूनी 8, फिर प्लस इसके एक हृदय 9। क्लियर है हमें? तो हमें ये 12 क्लियर हो गए जो हमारे उर उदर में है, 12 हमें क्लियर हो गए। उर उदर में कौन कौन से हैं, गुदा है, नाभि है और बस्ती है। और भाई इसमें कौन सा है, हृदय, स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप, अपस्तंभ, ठीक है। इस तरीके से आपके कितने हो गए ये 12। फिर पृष्ठ में आता है कट्टी कुन्नी, कुट्टी कुन्नी भाभी, है ना, ऐसे हम याद रखते हैं, कट्टी कुन्नी भाभी, मतलब सबसे नीचे आता है कटिक तरुण, ठीक है, जो ईश्वर ट्यूबरिसिटी होती है हमारी, ठीक है, कटिक तरुण। फिर कुन्नी, कू से कुकुंदर, नी से नितंब, पा से पार्श्व संधि, बी से बृहति, कट्टी कुन्नी भाभी, ठीक है। पंजाबी में बोलते हैं कुट्टी कुन्नी भाभी, ठीक है।
कुट्टी मतलब कटिक तरुण, कू से कुकुंदर, नी से नितंब, पा से पार्श्व संधि, बे से बृहति, नीचे से ऊपर की तरफ को आ रहा है ये। ठीक है, अब आता है अंश फलक, और ऊपर ये जो पार्ट है ये कौन सा है, अंश। ठीक है, स्नायु मर्म है अंश, अंश फलक अस्थि मर्म है, अंश फलक मतलब स्केपुला है ना, अंश जो है स्नायु मर्म है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला ये वाला, ठीक है, रीजन, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है इसका। ठीक है, तो अंश फलक अंस्योचयति, तो आपको क्या क्लियर हो गए सारे के सारे ये, कि भाई पृष्ठ में 14 मर्म ये कैसे हैं, जैसे कट्टी कुन्नी पाबी मतलब कटिक तरुण दो, दो कौन से कुकुंदर, दो कौन से नितंब, तीन हो गए हमारे पास ये। पा से भाई पार्श्व संधि कितने हो गए, चार। भाई बृहति, बी बी से बृहति, बृहति कितने हो गए हमारे, पांच, पांच दूनी दस, दस तो ये हो गए, दो अंश फलक 12 हो गए, दो अंश कितने हो गए, 14 हो गए हमारे सारे के सारे, क्लियर ये। फिर आता है अब ऊर्ध्व, ऊर्ध्व शत्रुघ्न नहीं, अभी ये इन्होंने बाहु का फिर से बता दिया। इन्होंने बोला कि भाई जैसे हमने एक टांग का बताया ना, क्षिप्र तल हृदय, है ना, क्षिप्र तल हृदय, अब कूर्च कूर्च शिर भाई मणिबंध, फिर इंद्रवस्ती भाई आपका कूर्पर, फिर आणी, फिर उर्बी, फिर लोहिताक्ष। बोला कि भाई यहाँ पे भाई भाई लोहिताक्ष जैसे वहां पे बिटप है, बिटप की जगह यहाँ पे कक्षधर होता है, बस बाकी सारा का सारा सेम है। बिटप की जगह यहाँ पे क्या होगा, कक्षधर होगा बस। ठीक है, फिर आइए आगे, ऊर्ध्व जत्रुकत। ऊर्ध्व जत्रुकत क्या बता रखा है, यत्रु ऊर्ध्व ऊर्ध्व मर्माणी, तू चतस्रो धमनियों, चार धमनियां हैं। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। फिर आइए आगे, भाई कितनी धमनियों, अष्टो मात्रिका, सिरा मात्रिकाएं कितनी हैं, आठ, धमनियां कितनी हैं, चार, सिरा मात्रिकाएं कितनी हैं, आठ। फिर भाई क्रिकाटिका में दो यहाँ पे, ठीक है, जो ऐसे ऐसे करके चल मूर्धता होती रहती है ना, कुत्ते हिलते रहते हैं वो गाड़ियों में, वो क्रिकाटिका मर्म पे अभिघात अभिघात होता है। फिर द्वय विदुरे, कान के पीछे जो होता है ये विदुर मर्म होता है, ये दो हैं। फिर द्वय फणे, फण मर्म दो हैं। फिर द्वय अपांगो, अपांग में दो, आवर्त में दो। ठीक है, फिर आइए आगे, द्वय उत्क्षेपो, उत्क्षेप दो, दो ही शंख मर्म। फिर आइए आगे, स्थपणी एक, स्थपणी एक है। फिर आइए पंच सीमंतानी, सीमंत पांच हैं। फिर चतवारी श्रृंगाटक, और एकोन अधिपति, ये अधिपति मर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो ऊर्ध्व जतुगत का सीक्वेंस क्या है, भाई गले में होती हैं भाई चार धमनियां, आठ शिरा मात्रिकाएं, साइड में करते हैं। दूसरा नंबर पे क्रिकाटिका दो, विदुर कान के पीछे है दो। ठीक है, अब विदुर के बाद दो आ गए, दो ही नाक में है, दो है फण। ठीक है, भाई फण यहाँ पे श्रृंगाटक पीछे है तालू के पास। ठीक है, फिर दो भाई आपके कौन से वाले हैं, अपांग, दो आवर्त, फिर दो उत्क्षेप, एक स्टेपनी है, स्थपनी, दो शंख। ठीक है, पांच सीमंत, और भाई चार आपके श्रृंगाटक के हैं, और एक अधिपति। इस तरीके से 37 होते हैं। ठीक है, ये मुझे लगता है मर्म आपको पता भी होंगे, मुझे बताने की जरूरत है नहीं है। फिर आइए आगे, अब मांस आदि मर्म की संख्या चलती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मांस आदि मर्म के बारे में। ठीक है, मांस आदि मर्म के बारे में क्या लिख रखा है सबसे पहले, कि भाई देखो श्लोक नंबर 7 में, कि मांस मर्म है कौन से। ठीक है, कितने हैं वो, 11। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई तल हृदय कितने हैं हमारे शरीर में, तो आपको पता ना, एक हाथ में एक, या दूसरे में एक, तीसरे पैर में एक, चौथे पैर में, तो चार हो गए। ठीक है, तो मांस मर्म कितने थे, हमने कितने पढ़े थे, मांस मर्म की संख्या 11। सिरा मर्म कितने हैं, 41। स्नायु मर्म कितने, 27। आठ कौन से हैं, अस्थि मर्म, 20 कौन से हैं, संधि मर्म। ठीक है, हम इसमें से सिरा को छोड़ के बाकी सबको याद करेंगे। हम किसको छोड़ के याद करेंगे सबको, सिरा को छोड़ के, जो बाकी बच जाएंगे वो सिरा के आंसर होंगे। ठीक है, इट्स गुदा, ठीक है, इट्स गुदा रोहित, इट्स ITS गुदा रोहित, आई से इंद्रवस्ती, चार इंद्रवस्ती, टी से तल हृदय। ठीक है, तल हृदय कितने हैं, चार हैं। ठीक है, गुदा, गुदा से गुदमर्म ही, एक ही गुदमर्म है। और स्तन रोहित, स्तन रोहित, इट्स गुदा रोहित। ठीक है, गोला कर लेना, रोहित मतलब स्तन रोहित, स्तन रोहित कितने हैं, दो। कुल काउंट करो, चार चार आठ, दो 10, एक 11 हो गए। मास मर्म क्लियर है आपको, 11 के 11। इट्स गुदा रोहित। ठीक है, आई से इंद्रवस्ती, टी से तल हृदय, गुदा से गुदा, रोहित से स्तन रोहित, साइड में करो। दूसरे नंबर पे आता है भाई सिरा मर्म, सिरा मर्म को अभी हम होल्ड पे रखते हैं। आइए जरा अब अगला स्नायु मर्म देखो।
स्नायु मरम करने से पहले भी हम अस्थि मरम को पहले देखते हैं। देखो, अस्थि मरम को सीधा ही एक शब्द से करना है, निकांश। निकांश, निकांश। नी से नितंब, क से कटिक तरुण, भाई आन से भाई अंश फलक, और श से शंख। निकांश, ठीक है, सारे दो 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 हैं। नितंब दो, दो कटिक तूरण, दो अंश फलक, अंश फलक है, अंश नहीं, ठीक है, और दो शंख। ये क्या है आपके अस्थि मरम। फिर आइए संधि मरम। संधियां आपको कुछ पता ही है, कौन कौन सी? दो मणिबंध, दो कूर्पर, क्लियर है, ये आपको दो क्लियर है। दो गुल्फ, दो जानू, ये तो क्लियर है ना। तो आइए जरा इनको देखते हैं, कौन कौन से हैं संधि मरम। देखो, जानू दो, कूर्पर दो, ठीक है, सीमंत को साइड में रखते हैं, अधिपति को साइड में रखते हैं, ठीक है, सिर वाले दोनों इसमें आ जाते हैं। फिर आइए, गुल्फ दो, मणिबंध दो, यहां तक तो क्लियर है हमें कि ये दो 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 हमें क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा है काका, के ए काका, के ए और पांच सीमंत। काका, के से क्या है कुकुंदर, ए से क्या है अभर्त, के से क्या है क्रिकाटिका, ए से क्या है आपका अधिपति, काका। और इसके अलावा जो बच गया एक कौन सा, पांच सीमंत। क्या ये 20 हो गए? बिल्कुल हो गए, ठीक है। भाई दो मणिबंध, दो कुरपर, भाई दो जानू, दो गुल्फ, ठीक है, ये हो गए हमारे जो है आठ, ये साइड में, ठीक है। फिर आता है हमारा काका, ठीक है। काका में कौन से वाले हैं हमारे पास? भाई कुकुंदर दो, दो हमारे आवर्त, ठीक है, ए से आवर्त है यहाँ पे, ठीक है। दो जो है हमारे क्रिकाटिका, जो चल मूर्धता होती रहती है, ठीक है। और दो है हम, सॉरी, एक है हमारा अधिपति, और लास्ट में आता है पांच है हमारे सीमंत, इस तरीके से 20। अब बच गए दोस्तों हमारे पास जो है वो आपके स्नायु मरम, ठीक है। स्नायु मरम को बड़ा सिंपल से याद करेंगे। देखो, देखो शाखा से याद करेंगे हम सिंपल स्नायु मरम को, ठीक है। देखो, शाखा में सबसे पहला मरम कौन सा आया था? क्षिप्र मरम। क्षिप्र मरम, ये स्नायु मरम है, ठीक है। तल हृदय क्या आ गया कहीं पे? तल हृदय आया कहीं पे? क्या तल हृदय आया कहीं पे? वो गुदा, सॉरी इट्स गुदा, हमने वहां पे पढ़ा, मास मरम में आ गया, छोड़ देते हैं, ठीक है। अब अगला कूर्च, कूर्चिर, दोनों को ऐड कर लो स्नायु मरम में। क्षिप्र, कूर्च, कूर्चशिर, मणिबंध आ चुका है। इंद्रवस्ती को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इंद्रवस्ती फिर से कहां पे है? मांस मर्म में, ठीक है। अब इंद्रवस्ती के बाद कूर पर क्या आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। अब इसके अलावा कौन सा बच गया? और इससे ऊपर आणी, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना, आणी। अगला कौन सा है? तो कूर्च, क्षिप्र मर्म, कूर्च, कूर्चशिर और आणी, ठीक है। आणी आने के बाद अब इसमें बच गया कौन से वाला आपका मर्म जो है, वो सीधा ही कक्षधर और बिटप, ऊर्ध्वी, लोहिताक्ष, दोनों के दोनों जो है आपके कौन से मर्म है? ऊर्वी और लोहिताक्ष, ये रक्त वाले मर्म है, सिरा वाले मर्म है, ठीक है। ऊर्वी और लोहिताक्ष कौन से मर्म है दोस्तों? सिरा वाले मर्म है, ठीक है। हम स्नायु की बात कर रहे हैं, तो लोहिताक्ष, भाई लोहिताक्ष जो है और ऊर्वी ये बाहर हो गए। बचा कौन सा? कक्षधर, बाजू में कक्षधर, भाई दो बिटप बच गए कहाँ पे? टांगों में, टांगों में क्या होगा? बिटप। फिर आइए आगे, इसके अलावा कौन से बचते हैं हमारे पास? भाई बस्ती, हाईलाइट कर लेना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, बाबू करके याद करना इसको, विदुर और उत्क्षेप, ठीक है। कैसे करके याद करना इसे हमें? बाबू, ठीक है। तो बाबू को याद कर लो, ठीक है, बाबू। पहले बी से क्या भाई? आपके बस्ती, बस्ती हमें पता चल गया। ए से क्या है? अंश। भाई बी से क्या है? भाई आपका विदुर। तो बाबू करके याद कर लोगे आप। भाई स्नायु मर्म अब हमें क्लियर हो गए। पहले तो हम बाजुओं वाले काउंट करेंगे कि विक्षिप्र है, तल हृदय तो चला गया कहां पे? मांस मर्म में। भाई कूर्च, कूर्चिर है, मणिबंध चला गया कहां पे? संधि मर्म में। इंद्रवस्ती चला गया कहां पे? मांस मर्म में। कूर्पर चला गया कहां पे? संधि मर्म में। फिर आणी, फिर कक्षधर, टांग होगी तो बिटप, क्लियर है। तो चार क्षिप्र, चार कूर्च, चार कूर्चशीर, भाई फिर चार आणी, दो कक्षधर, दो बिटप, तो ये कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच।
ठीक है, तो 4 पाए बी, ठीक है, तो ये 20 ये हो गए। अब 7 हमें और याद करने हैं। 7 हम कैसे याद करेंगे और बेटा, हम कैसे याद करेंगे इसको? बाबू, ठीक है, बाबू, बाबू से क्या है भाई, एक बस्ती, ठीक है, साइड में हो गई। ए से भाई आपका क्या हो गया, 2 अंश, मैंने आपको बताया ना, अंश फलक जो है वो अस्थि मर्म है, अंश जो है वो स्नायु मर्म है। तो 2 अंश। बी से क्या आ गया आपका, फिर से विदुर, ठीक है, और लास्ट में यू से उत्क्षेप। उत्क्षेप कितने हैं, कौन सा वाला मर्म है आपका, स्नायु मर्म है, दैट्स इट। ठीक है, तो अब आपको ये मर्मों का सीक्वेंस याद रहेगा। मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि, ठीक है, इन मर्मों को, भाई इन मर्मों को छोड़ के, भाई जो अष्टांग हृदय ने भाई एक और मर्म एक्स्ट्रा मान रखा है, उसका नाम है धमनी मर्म। ठीक है, तो अष्टांग हृदय का लिख लेना। अष्टांग हृदय 6 भेद बताए हैं हम, ठीक है, धमनी मर्म एक्स्ट्रा, पर उनकी संख्या लिख लेना आप अष्टांग हृदय की। ठीक है, मांस मर्म 10 माने हैं, अस्थि मर्म वही 8 है, स्नायु मर्म 23, स्नायु मर्म 23, सिरा 37, संधि मर्म सेम है 20। ठीक है, अष्टांग हृदय का मांस मर्म 10, ठीक है, सिरा मर्म 37, स्नायु मर्म 23, अस्थि सेम है 8, संधि सेम है 20। लेकिन इसके अलावा इनके जो नंबर काटे हैं, इनके नंबर दे दिए कहां पे आके, किसको, धमनी मर्म। धमनी मर्म माने हैं 9, क्वेश्चन में पूछा जाता है धमनी मर्म किसने माने हैं, भाई हमारे हृदयकार जी ने। धमनी मर्म कितने माने हैं, 9। ठीक है, कौन से धमनी मर्म 9 माने हैं, लिख लेना। गुदा के स्तंभ में विदुर श्रृंगार करता है, गुदा के स्तंभ में विदुर श्रृंगार करता है। गुद स्तंभ से अपस्तंभ दो, विदुर दो, और 4 श्रृंगाटक। एक गुदा, 2 अपस्तंभ, 2 विदुर, 4 श्रृंगाटक मर्म, श्रृंगार से श्रृंगाटक। ठीक है, अब अष्टांग हृदय ने क्या क्या चेंज किए हैं, ठीक है, अब लिख लेना इनको। पहला, गुदा मास मर्म नहीं है, हमें तो ये पता ही है मास मर्म नहीं है, हमें ये पता ही है ना, मास मर्म में इट्स गुदा रोहित, ठीक है, वहां से गुदा उठा ली, इसीलिए 10 रह गए ना, वो 11 थे नहीं तो सुश्रुत के। दूसरा पॉइंट, विटप कक्षधर को, विटप कक्षधर को सिरा मर्म माना है। ठीक है, 2 बिटप निकल गए, 2 कक्षधर निकल गए, ठीक है, सुश्रुत के उससे। ठीक है, और विदुर को धमनी मर्म में माना है, 2 विदुर जो हैं वो धमनी मर्म में मान रखे हैं। 2 विदुरों, विदुर को धमनी मर्म में मान रखा है। भाई कक्षधर और बिटप को वहां से उठा के कहां डाल दिया इन्होंने, सिरा मर्मों में। क्लियर है, बिटप और कक्षधर स्नायु मर्म में नहीं माने, माने किसमें है अष्टांग हृदय ने, सिरा मर्म में। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है, विदुर को कहां डाल दिया इन्होंने, धमनी मर्म में। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अपांग को स्नायु मर्म माना है। ठीक है, अब देखो, अब इन्होंने तो यहां से 27 में से कितने आउट कर दिए थे, 2 बिटप, 2 कक्षधर, 2 विदुर, 6 आउट कर दिए थे 27 में से, 27 थे ना सुश्रुत के, तो रह कितने के सुश्रुत के, 21। लेकिन हमने संख्या कितनी पढ़ी वहां पे, 23। तो 23 में क्या कर दिया उन्होंने, अपांग को सिरा मर्म से उठा के यहां पे रखा। अपांग सुश्रुत का, साइड पे चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, अपांग सुश्रुत सिरा मर्म है, अष्टांग हृदय स्नायु मर्म है। ठीक है, दूसरा,
बिटप कक्षधर सुश्रुत स्नायु मर्म है, अष्टांग हृदय सिरा मर्म है। याद रखना इन चीजों को, ठीक है। और श्रृंगाटक और अपस्तंभ को सिरा मर्म नहीं माना, धमनी में ऐड कर रखा है, ठीक है। तो अच्छा, अब सिरा मर्मों की मैं बात करता हूं, ठीक है। सिरा मर्म बेटा कितने पढ़े थे हमने? 41, ठीक है। 41 में से इन्होंने कितने आउट किए? श्रृंगाटक भी आउट कर दिए 4, 2 अपस्तंभ आउट कर दिए। 41 में से कितने हो गए? 4 और 2 6, ठीक है, 6 आउट कर दिए भाई, 2 आउट कर दिए और अपांग, ठीक है, 6 और 2 8। 41 में से 8 उड़ा दो, 33 बचे। लेकिन हमने कितने पढ़े हैं वहां पे? 37। 37 कैसे होंगे? 2 विदुर भी, सॉरी, 2 बिटप भी यहां मिल गए, 2 कक्षधर यहां मिले, ठीक है। तो इन्होंने श्रृंगाटक और अपस्तंभ को सिरा मर्म नहीं माना, धमनी मर्म माना है, ठीक है। तो सुश्रुत ने कौन सा मर्म माना है श्रृंगाटक और अपस्तंभ को? सिरा मर्म। इसने कौन सा माना है? धमनी। दूसरे नंबर पे अपांग को सुश्रुत ने माना है सिरा मर्म, अष्टांग हृदय ने स्नायु मर्म। यही डिफरेंस है, बस इन पॉइंट्स को बार बार देखना, अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ठीक है। तीसरा, जब बिटप और कक्षधर को सुश्रुत ने माना है स्नायु मर्म, अष्टांग हृदय ने माना है सिरा मर्म, ठीक है। और भाई विदुर जो है वो सुश्रुत माना स्नायु मर्म, उसने तो आपको मैंने धमनी मर्म का तो मैंने आपको सीक्वेंस लिखवा दिया, ठीक है। अब आती है इससे अगली डिवीजन, ठीक है। सद्य प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म, भाई विशल्य घन, वैकल्यकर और रुजाकर मर्म, ठीक है। ये 5 का डिवीजन आता है। ये 5 का डिवीजन क्या है? सद्य प्राणहर कितने हैं? 19, जो इमीडिएट प्राणों को लेते हैं। कालांतर कितने हैं? 33। विशल्य घन कितने हैं? 3, सबको पता है। 2 भाई उत्क्षेप और 1 स्टेपनी, मतलब स्थपनी, है ना। 2 उत्क्षेप 1 स्थपनी, ये क्या है हमारे भाई? ये हमारे हैं जो आपके विशल्यकन है। फिर विकल्यकर सबसे ज्यादा होते हैं 44। फिर लास्ट में बच गए 8, कौन से? रुजाकर। हम इसमें से याद कौन से करेंगे? हम इसमें से याद करेंगे सत्य प्राण हरमरम। सत्य प्राण हरमरम कितने हैं? 19। भाई सिंपल सा याद रखना है भाई, सत्य प्राण हरमरम कुछ तो हमें बिल्कुल पता है, कौन से? कुद, बस्ती, हृदय, नाभि, 4 हमें क्लियर है। सत्य प्राण हर मर्म है ये। गुद भी सत्य प्राण हर मर्म है, बस्ती भी सत्य प्राण हर मर्म है, और हृदय भी सत्य प्राण हर मर्म है, और आपका नाभि भी सत्य प्राण हर मर्म है, ठीक है। इसके अलावा आस्क, ए एस के, आस्क से कौन सा हमें पता है? ए से अधिपति, ठीक है। एस से श्रृंगाटक, एस से शंख दोनों, और के से कंठ सिराएं, ठीक है। सत्य प्राण नंबर 19 हो गए, ठीक है। के से कंठ सिराएं, ठीक है। तो हृदय, बस्ती, गुद, नाभि प्लस इसके 4 आस्क से भाई 1 अधिपति, 4 श्रृंगाटक, 2 शंख, और 8 आपकी कंठ सिराएं, ये क्या है? सत्य प्राण हर मर्म। फिर आता है कालांतर प्राण हर मर्म। कालांतर प्राण हर मर्म और सिंपल है, ठीक है भाई। श्लोक नंबर 10 में देखो, बक्षो मर्म कितने थे? बक्ष में मर्म हमारे उर में 3, हमारे उदर में थे, उर में कितने थे? 9। 9 में से 1 निकल गया बाहर पहले ही, कौन सा? कौन सा निकल गया? हृदय, ठीक है। बच गए 8। 8 बक्षो मरम, मतलब 2 अपलाप, 2 अपस्तंभ, 2 स्तन रोहित, 2 स्तन मूल, क्लियर। ये 8 बक्षो मरम आ गए, प्लस इसके। आइए जरा भाई, कट्टी कुन्नी पाबी में से कौन से वाला है? देखो जरा, कुकुंद्र को छोड़ के सारे, कट्टी कुन्नी पाबी में से कौन से? कुकुंद्र को छोड़ के सारे ही है। कटिक तरुण, कु से कुकुंद्र नहीं है, नी से नितंब है, पा से पार्श्व संधि है, बी से बृहति है, ठीक है। आपको समझ आ गया? कालांतर प्राणहर में कौन सा नहीं है? कुकुंद्र नहीं है, बाकी सारे हैं पीठ वाले, ठीक है। अंश फल कंस की बात नहीं कर रहा हूं, कट्टी गुन्नी पाभी वाला, ठीक है। अब बच गए कितने? जो आपके भाई क्षिप्र मरम, तल हृदय, भाई आपका क्षिप्र, तल हृदय, इंद्रबस्ती, और इसके अलावा 5 सीमंत, कहानी खत्म, ठीक है। 5 सीमंत और 1 अधिपति था ना ऊपर, तो अधिपति तो सत्य प्राण हर मर्म है, 5 सीमंत है कालांतर प्राण हर मर्म, ठीक है। इसके अलावा क्षिप्र, तल हृदय, भाई आपका जो है इंद्रबस्ती, ठीक है। आपका क्या सारा कालांतर प्राण हर मर्म निकल गए। कालांतर प्राण हर मर्म बक्षो मर्म 8 है, 2 अपलाप, 2 अपस्तंभ, 2 स्तन रोहित, 2 स्तन मूल, साइड में करते हैं। फिर इसके अलावा भाई सीमंत सीमंत छोड़ते हैं अभी। फिर कटी कुन्नी पाबी में से कुकुंदर नहीं माना, कु नहीं माना, बाकी कटिक तरुण है, नितंब है, पार्श्व संधि है, बृहति है। फिर इसके अलावा भाई क्षिप्र, तल हृदय और
इंद्रबस्ती, ये मान रखें। इस तरीके से आपका खत्म हो जाता है कालांतर प्राणहर मर्म। ठीक है, फिर आइए विशल्य घन मर्म। हमें पता ही है उत्क्षेप और दो उत्क्षेप एक स्टेपनी। ठीक है, स्तपनी। तो ये हमारे विशल्य घन, जब तक शल्य रहता है तब तक जीवित है, शल्य निकाल दोगे वायु निकलेगी, बंदा मर जाएगा। फिर आई आगे के रुजाकर मर्म। हम विकल्यकर पढ़ेंगे ही नहीं, जो बच गए सब विकल्यकर 44। ठीक है, रुजाकर मर्म है, बहुत सिंपल सा है। देखो भाई, दो गुल्फ, दो मणिबंध, दो कूर्च शिरांसी च। ठीक है, दो दो मतलब कूर्च शिर भाई, पैरों में दो, हाथों में दो, इस तरीके से चार। ठीक है, तो आपको दो गुल्फ, भाई आपका मणिबंध, चार कूर्च शिर, इस तरीके से ये क्या है आपके रुजाकर मर्म है। ये आपके खत्म होता है सारा का सारा। ठीक है, फिर इसके बाद का आगे का हम 15th नंबर रेफरेंस को हम कल पकड़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।